India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। धार भोजशाला में वसंत पंचमी पर पूजा और नमाज पर बड़ा आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने तय की अलग अलग टाइमिंग। लाल किला आतंकी हमला मामले में सजा पाए मोहम्मद आरिफ ने लगाई गुहार, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बीसीसीआई को भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधि बताने के खिलाफ वाली याचिका, कहा न्यायिक समय की बर्बादी। गुजरात हाईकोर्ट ने गुजराती में सुनवाई करने से किया इनकार, कहा गुजरात हाईकोर्ट की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वसंत पंचमी और शुक्रवार की नमाज उसी भोजशाला सरस्वती मंदिर कॉम्प्लेक्स में होगी। सीजेआई ने कहा कि हम मामले की मेरिट पर कोई राय नहीं दे रहे हैं। शुक्रवार की नमाज और वसंत पंचमी पूजा के लिए एक छोटा सा मुद्दा सुलझाना है। कोर्ट ने यह भी कहा, एएसआई ने अनुमति दी है कि भोजशाला कॉम्प्लेक्स में नमाज और वसंत पंचमी पूजा की जा सकती है। उसके लिए अरेंजमेंट जिला प्रशासन और राज्य सरकार करेंगे। साथ ही कोर्ट ने उम्मीद जताई कि दोनों पक्ष शांति संयम बनाए रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने के लिए भोजशाला परिसर में अलग स्थान दिया जाएगा, वहां जहां वह दिन के 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज अदा कर पाएंगे। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि मुस्लिम पक्ष नाम की सूची जिला प्रशासन को देगा, जिनको 1 बजे से 3 बजे तक के बीच नमाज पढ़ने जाना है, जिससे उनके लिए उनके पास समाज और नमाज के लिए अलग से अरेंजमेंट किया जा सके। वहीं हिंदू पक्ष पहले की तरह जो पूजा का प्रचलन था उसके हिसाब से पूजा और रिचुअल्स करेगा। कोर्ट ने कहा दोनों पक्ष की सद्भावना का ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार पूरी व्यवस्था करेगी, जिससे दोनों पक्ष अपने रिचुअल्स को आसानी से पूरे कर पाए। हम आपको बता दें कि हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से दायर इस याचिका में आगामी शुक्रवार 23 जनवरी को यानी वसंत पंचमी के दिन वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज से रोकने और सिर्फ हिंदुओं को ही मां सरस्वती की पूजा अर्चना देने की इजाजत की मांग की गई थी। मध्य प्रदेश के धार भोजशाला को लेकर 2003 के दिए गए आदेश को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान भोजशाला के सर्वे के दिए गए आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा कर दिया। धार भोजशाला के सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले का सुप्रीम कोर्ट से निपटारा करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को इस मामले पर अब सुनवाई करने को कहा है। सीजेआई ने कहा कि भोजशाला परिसर के मूल विवाद को लेकर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच 2 हफ्ते में सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा, हम हाई कोर्ट से आग्रह करते हैं कि वो एएसआई की सील बंद रिपोर्ट को ओपन कोर्ट में खोले और एएसआई रिपोर्ट की कॉपी दोनों पक्षों को दे। इसके बाद दोनों पक्षकार 2 हफ्ते में रिपोर्ट को लेकर अपनी ऐतराज रख सकते हैं। कोर्ट ने कहा, तब तक यथास्थिति कायम रहेगी। जो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो 2003 की एएसआई की रिपोर्ट के ऊपर जो यहाँ पे पिटीशन थी उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है, तो हाई कोर्ट के लिए क्या डायरेक्शन दिया है, वो क्या है, उसके बारे में बताइए।
देखिए, हाई कोर्ट ने जो याचिका हाई कोर्ट में लंबित है इंदौर बेंच में, उसमें जो अंतरिम आदेश एएसआई को सर्वे करने का, साइंटिफिक सर्वे करने के निर्देश दिए गए थे, उस अंतरिम आदेश के खिलाफ यहाँ पर याचिका एसएलपी आई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस एसएलपी का ये कहते हुए निराकरण कर दिया कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जो एएसआई ने साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट जमा कर दिया, उस साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद है, उसको खोल दिया जाए, दोनों पक्षों को उसकी प्रतियां दी जाए और दोनों पक्ष 2 सप्ताह के भीतर जो भी उसके ऊपर अपना तर्क रखना चाहते हैं, अपना अभिमत देना चाहते हैं, वो न्यायालय में लिख करके जमा करें और न्यायालय गुणदोष पर विचार करते हुए याचिका की सुनवाई को आगे बढ़ाए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वर्ष 2000 के साल के लाल किला आतंकी हमले के मामले की मौत की सजा पाए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मोहम्मद आरिफ द्वारा दायर क्यूरेटिव याचिका पर नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जे.के. महेश्वरी की पीठ ने क्यूरेटिव याचिका पर नोटिस जारी किया। यह मामला 22 दिसंबर 2000 का है, जब दिल्ली स्थित लाल किले में आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस हमले में 7वीं राजपुताना राइफल्स के 3 जवान शहीद हो गए थे। पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद आरिफ को 25 दिसंबर 2000 को गिरफ्तार किया गया। ट्रायल कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2005 को उसे दोषी ठहराया और 31 अक्टूबर 2005 को मौत की सजा सुनाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने 13 सितंबर 2007 को इस सजा की पुष्टि की थी। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जहां दरअसल लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी और पाकिस्तानी नागरिक आरिफ को 2011 में सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा मिली थी। उसके बाद उसने पुनर्विचार याचिका और राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की थी, लेकिन उसकी अर्जी खारिज हो गई थी। हालांकि यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के उस फैसले को चुनौती देती है, जिसमें उसकी मौत की सजा बरकरार रखते हुए पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई थी। अब जबकि दोबारा सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की है, सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मौत की सजा के खिलाफ मोहम्मद आरिफ की ओर से दाखिल की गई है क्यूरेटिव याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया है। याचिका में मौत की सजा के लिए फांसी की जगह कम तकलीफ देह तरीका अपनाए जाने की मांग की है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच में केंद्र सरकार की तरफ से एजी ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने इस मामले पर एक कमेटी गठित की है जो विचार कर रही है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता और केंद्र सरकार को 3 हफ्ते में अपना लिखित दलील जमा करने को कहा है। इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील ऋषि मल्होत्रा ने फांसी को मौत की सजा देने को एक क्रूर और अमानवीय तरीका बताते हुए याचिका दाखिल की है। उन्होंने मौत के लिए जहर का इंजेक्शन देने का सुझाव दिया। एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को भारत की आधिकारिक राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के प्रतिनिधि के रूप में पेश किए जाने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने सवाल उठाया था कि क्या बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट का मालिक बन सकता है। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि 2 या 3 टीमें खुद को भारत का प्रतिनिधि बताने लगे तो आपसी टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। उन्होंने कहा, यह जरूरी है कि यह स्पष्ट हो कि भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। जस्टिस बागची ने कहा, खेल मंत्रालय ने बीसीसीआई को समर्थन और मान्यता दी है, ऐसे में इसे लेकर सवाल उठाने का कोई कारण नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय नाम, ध्वज और प्रतीकों का उपयोग राष्ट्रीय प्रतीक और नाम अधिनियम और फ्लैग कोड का उल्लंघन हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और याचिका को खारिज कर दिया। अब हम आपको बताते हैं कि पहले दिल्ली हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता ने यह याचिका दाखिल की थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने पीआईएल पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने एडवोकेट दीपक कंसल द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें पीआईएल पर सुनवाई से इनकार किया गया था। पीठ ने याचिका को न्यायिक समय की बर्बादी बताते हुए खारिज कर दिया। बीते 16 जनवरी को घने कोहरे के कारण बीच गुरुवार में काम करने वाले
गुरुग्राम में काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार सेक्टर 150 में एक जलभराव वाले गहरे गड्ढे में गिर गई थी। लगभग 2 घंटे तक युवराज मदद के लिए गुहार लगाते रहे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के प्रयासों के बावजूद उनके पिता की बेबसी के बीच उनकी मृत्यु हो गई। अब इस मामले का एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लिया है। एनजीटी ने माना कि नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही और समय पर सुधारात्मक कदम न उठाने के कारण यह हादसा हुआ। ट्रिब्यूनल ने इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन माना है। एनजीटी ने 2015 की स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट योजना लागू न होने पर एनजीटी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा, नोएडा सेक्टर 150 में ट्रेंच स्थायी तालाब बन जाना प्रशासन की लापरवाही उजागर करता है। इस मामले में एनजीटी ने नोएडा प्राधिकरण, यूपीपीसीबी, सिंचाई विभाग सहित 5 अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। साथ ही एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव से भी जवाब मांगा है। एनजीटी ने कहा, मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी और उससे एक सप्ताह पहले सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 में यह नया प्रावधान है जिसमें धोखाधड़ी के माध्यम से, जिसमें विवाह का झूठा वादा शामिल है, यौन संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं माना जाता, लेकिन इसे दंडनीय बनाया गया है। कानून लागू होने से पहले अदालतें पक्षों के आचरण की व्याख्या धारा 375 आईपीसी और धारा 90 आईपीसी के अनुसार करती थी। धारा 69 बीएनएस के तहत धोखाधड़ी के साधनों की व्याख्या में नौकरी या पदोन्नति का झूठा वादा, प्रलोभन या पहचान को दबाकर विवाह करना भी शामिल है। यह टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति अवनीश कुमार सक्सेना की एकल पीठ ने दुष्कर्म के अभियुक्त अमरजीत पाल व अन्य की याचिका खारिज कर दी है। हम आपको बता दें कि यह मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के बरवा पट्टी कुशीनगर में दर्ज हुआ था। अभियुक्त व उसकी मां ने सत्र न्यायालय में चल रहे मुकदमे को रद्द करने के लिए आवेदन किया था। अभियुक्त की तरफ से पीड़िता की उम्र 20 साल बताई गई, लेकिन पीड़िता ने अपने बयान 18 साल से कम बताया है। अभियुक्त की तरफ से कहा गया कि पीड़ित ने धारा 175 3 बीएनएस के तहत शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। फिर उसी मामले में प्राथमिकी लिखाई गई। इतना ही नहीं, उसने मेडिकल जांच कराने से इनकार कर दिया था। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि पीड़िता नाबालिग है और उसे विवाह का झूठा वादा दिया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम मामले में कहा है कि बेटे के वयस्क होने पर पिता से भरण पोषण पाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने इस आधार पर बेटे के पक्ष में परिवार न्यायालय की ओर से जारी भरण पोषण के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायालय ने इसके साथ ही पत्नी के लिए बढ़ाई गई भरण पोषण राशि को उचित ठहराया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला ने बदोही निवासी मोचम अली याचिका पर दिया है। मामले में याची पति ने परिवार न्यायालय में भदोही के 4 अगस्त 2023 के आदेश से पत्नी और बेटे के पक्ष में भरण पोषण की राशि में की गई बढ़ोतरी को हाईकोर्ट में दी चुनौती दी है। याची के अधिवक्ता ने कहा कि उसे परिवार न्यायालय से कोई नोटिस या समन प्राप्त नहीं हुआ। यह भी दलील की कि बेटा जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार 5 जनवरी 2023 को ही वयस्क हो चुका था, अतः उसके लिए भरण पोषण का आदेश अवैध है। याची पर 5 बच्चों की जिम्मेदारी है। ऐसे में गुजारा भत्ता राशि पत्नी के लिए 1000 से बढ़ाकर 6000 और बेटे के लिए 500 से अब 4000 रुपए देना उसकी क्षमता से बाहर है। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद पाया कि बेटा बालिग हो चुका है। इस आधार पर कोर्ट ने उसे संबंध में जारी भरण पोषण का आदेश रद्द कर दिया। हालांकि पत्नी के लिए बढ़ाई गई राशि 6000 रुपए को कोर्ट ने आज के समय के अनुसार अत्यधिक नहीं माना। कहा कि पति ने अपनी आय के स्रोतों के संबंध में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए जिससे उसकी असमर्थता सिद्ध हो सके। कोर्ट ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए निस्तारित कर दिया। एक अहम फैसले में गुजरात हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई गुजराती में सुनने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी जो खुद पार्टी के तौर पर पेश हुआ था। उसने हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी द्वारा जारी सर्टिफिकेट को चुनौती दी थी, जिसमें उसे कोर्ट के सामने अंग्रेजी भाषा में अपना केस लड़ने के लिए अयोग्य बताया गया। याचिकाकर्ता ने उस सर्टिफिकेट को चुनौती दी थी।
जिसके तहत कमेटी ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में खुद पार्टी के तौर पर अपना केस लड़ने की इजाजत देने से इनकार किया। याचिकाकर्ता ने इस आधार पर सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग की कि हाईकोर्ट में अंग्रेजी भाषा में कार्यवाही करना उसके अधिकार का उल्लंघन करता है और उसे गुजराती भाषा में अपना केस लड़ने की इजाजत दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में 2015 के एक मामले सुओ मोटो बनाम मनीष कन्हैया लाल गुप्ता और अन्य का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया कि गुजरात हाईकोर्ट की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, इसलिए केस की प्रस्तुति अंग्रेजी में होनी चाहिए या अंग्रेजी भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में नहीं हो सकती। प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि जारी किया गया सर्टिफिकेट सही और उचित है, क्योंकि कमेटी ने याचिकाकर्ता का मूल्यांकन तय कानून और नियमों के अनुसार किया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता गुजराती भाषा में बहस करने पर जोर नहीं दे सकता और उसे अंग्रेजी में बहस करने के लिए एक इंटरप्रेटर की जरूरत होगी, क्योंकि वह अंग्रेजी नहीं समझता। कोर्ट ने कहा कि उसने याचिकाकर्ता को इस याचिका में कानूनी सहायता देने के लिए हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी से संपर्क करने का भी निर्देश दिया, जिसके बाद हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी ने याचिकाकर्ता को इस मामले में बहस करने के लिए वकील दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाया कि दलीलों में कही गई बातें चाहे खुद पर मुकदमा चलाने के लिए हो या बचाव के लिए हो, मानहानि का अपराध नहीं मानी जाएंगी। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि अगर कोई बयान न्यायिक कार्यवाही में दिया जाता है और उसे झूठा बताया जाता है तो इसका सही उपाय झूठी गवाही के आधार अपराध के लिए है, ना कि मानहानि के लिए अलग से शिकायत करके। हम आपको बता दें कि यह मामला सरदारनी सुरिंदर कौर सोडी की संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद से जुड़ा है, जिनका दिसंबर 2013 में निधन हो गया। पार्टियों के बीच विरोधी वसीयतों को लेकर कई सिविल और वसीयत संबंधी मामले लंबित थे। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता हरकीरत सिंह सोडी ने अपने बहनोई रविंदर सिंह गंडोक पर जालसाजी और बेईमानी का आरोप लगाया। इसके बाद रविंदर सिंह गंडोक ने सोडी के खिलाफ मानहानि की आपराधिक शिकायत दर्ज की, जिसने बाद में शिकायत के साथ साथ समन आदेश को भी चुनौती दी। सोडी की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह पता चले कि लंबित मुकदमा जिसका अभी अंतिम फैसला होना बाकी था, उससे शिकायतकर्ता की कोई मानहानि हुई है। इसमें आगे कहा गया कि सोडी ने उस कार्यवाही में केवल अपना बचाव किया जो करना उनके अधिकार में था। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.